Welcome everyone. Our ongoing topic is value of taxable supply, and the subtopic that we are going to discuss today is valuation rules 2017. What have we done till now? This is the recap. देखिए जी सेक्शन 15(4) किया था हमने. सेक्शन 15(4) और सेक्शन 15(4) क्या कहता है कि जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं हो पाती वहां पर आप वैल्यूएशन रूल्स को अप्लाई करते हैं. 9 वैल्यूएशन रूल्स हैं हमारे पास. देयर आर 9 वैल्यूएशन रूल्स. रूल 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35. Rule 27 to 31 we have already covered in the previous sessions. ये रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रूल 27 आपका किस चीज से रिलेटेड है? जहां पर आपको जो कंसिडरेशन है वो होली मनी में नहीं मिलती, आपको पैसों के अलावा कुछ और भी मिलता है, वहां पर रूल 27 अप्लाई होता है. रूल 28 वहां अप्लाई होता है जहां पर डिस्टिंक्ट या फिर रिलेटेड पर्संस की में सप्लाई होती है. रूल 29 इज रिलेटेड टू द एजेंट. रूल 30 इज रिलेटेड जहां पर 27, 28, 29 अप्लाई नहीं हो पाते वहां पर आप रूल 30 अप्लाई करते हैं और कॉस्ट बेसिस पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं. रूल 31 इज द रेजिडुअल मेथड. जहां पर ऊपर वाले 4 रूल्स अप्लाई नहीं हो पाते हैं वहां पर आप रेजिडुअल मेथड को अप्लाई करते हैं. और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रूल 32, 33, 34 एंड 35. सो व्हाट इज रूल 32? 32 डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रूल 32? रूल 32 इज इन केस we have to calculate value of supply for certain supplies. कुछ supplies ऐसी हैं जहां पर आपको वैल्यूएशन करने के लिए रूल 32 अप्लाई करना पड़ेगा. रूल 32 के आपके पास 6 पार्ट्स हैं. रूल 32(2), 32(3), 32(4), 5, 6 and 7. Rule 32(2) is related to the value of supply when currency is exchanged. जब करेंसी एक्सचेंज करी जाती है वहां पर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? रूल 32(3) इज रिलेटेड विद द सर्विसेज ऑफ एयर ट्रैवल एजेंट, जो कि आपकी एयर एयरप्लेन्स की या डोमेस्टिक फ्लाइट्स की, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बुकिंग करते हैं. दे आर एयर ट्रैवल एजेंट्स. उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटर्मिन की जाएगी? 32(3) बताएगा हमें. 32(4) बताएगा कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे. 32(5) is related to the value of supply in case of second hand goods. जो इस्तेमाल की गई गुड्स हैं यदि आप उनको रीसेल करते हैं उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? 32(6) is related with the value of voucher और कूपन. ये कभी कभी आपको कोई वाउचर या कूपन मिलता है, उस केस में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे? एंड देन इज रूल 32(7). 32(7) is related with the supplies that are notified by the government. जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वहां पर आप किस तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन करेंगे? दिस इज व्हाट इज रूल 32(7). सो 32 के हमें 6 पार्ट्स करने हैं. एक एक करके हम इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रूल 32(2). व्हाट डज रूल 32(2) से? रूल 32(2) सबसे पहले तो वहां पर अप्लाई किया जाता है जहां पर करेंसी की अदला बदली होती है. करेंसी को आप या तो बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, करेंसी की अदला बदली की जा रही है, वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कैसे डिटरमिन करेंगे इस बारे में बात करता है रूल 32(2). देखिए जी, आप बिजनेस में हैं तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जैसे आप इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के काम में हैं तो वहां पर आपको करेंसी की अदला बदली करनी पड़ सकती है. हो सकता है कि आपको रुपीस के बदले में डॉलर्स चाहिए हो या फिर डॉलर्स के बदले में रुपीस चाहिए हो या डॉलर्स के बदले में आपको पाउंड्स चाहिए हो.
आपको करेंसी की अदला बदली करनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति, जो बैंक या जो ऑथराइज्ड एजेंट है जो आपको करेंसी को कन्वर्ट करके देगा, वो आपको एक तरह से सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है जी, क्या कहना चाहती हूं मैं, ये देखिए, मान लीजिए कि ये आप हैं और आपने बैंक से करेंसी की अदला बदली लेनी है, अदला बदली करनी है। तो जो बैंक है वो आपको एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? वो आपको करेंसी को कन्वर्ट करके दे रहा है। सिंस बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा। और किस हिसाब से जो बैंक है वो आपके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। ठीक है जी, सो आइए देखते हैं कैसे चलेगा। रूल 32(2), वैल्यू ऑफ सप्लाई जब करेंसी को एक्सचेंज किया जाए। यहाँ पर जो सप्लायर है उसके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। सप्लायर कौन है यहाँ पर? बैंक इज द सप्लायर, बैंक इज द सप्लायर ऑफ सर्विस। बैंक या फिर जो भी ऑथराइज्ड एजेंट जिसके पास आप करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए जा रहे हैं, वो आपका सप्लायर है। तो यहाँ पर जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो किस तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेगा, उसके लिए उसके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 जो कि 32(2)A में है, और ऑप्शन 2 दैट इज रूल 32(2)B। सो बैंक के पास दो ऑप्शंस हैं, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प। पहला विकल्प क्या है? पहले विकल्प में आपके फिर से दो केसेस हैं। यदि जो करेंसी एक्सचेंज हो रही है वो इंडियन करेंसी से फॉरेन करेंसी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यदि जो करेंसी इन्वॉल्व है, एक साइड की जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज में है, उस केस में आपका केस 1 अप्लाई होगा। और जहां पर बदली गई करेंसी में कहीं पे भी इंडियन रुपीज की बात नहीं हो रही, वहां पर आपका केस 2 अप्लाई होगा। कहने का क्या मतलब है? केस 1 कहां पर अप्लाई होगा? जहां पर आप मान लीजिए रुपीज के बदले में डॉलर्स ले रहे हैं, या फिर पाउंड्स के बदले में रुपीज ले रहे हैं, पाउंड्स देकर रुपीज ले रहे हैं, या फिर रुपीज देकर डॉलर्स ले रहे हैं। एक साइड की जो करेंसी है जो आप या तो सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं वो इंडियन करेंसी है, तो आपका केस 1 है। और केस 2 का एग्जाम्पल देखिए, जहां पर आप डॉलर्स के बदले में पाउंड्स ले रहे हैं, या फिर आप पाउंड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर्स में। यहाँ पर क्योंकि कहीं पे भी इंडियन करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका केस 2 ये है। सो जहां पर इंडियन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर आप या तो इंडियन रुपीज दे रहे हैं या फिर इंडियन रुपीज आपको मिल रहे हैं, वहां पर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई केस 1 के हिसाब से डिटरमिन करेंगे। और जहां पर इंडियन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं पर भी, आप दो फॉरेन करेंसीज की अदला बदली कर रहे हैं, वहां पर आपका केस 2 अप्लाई होता है। सो केस 1 में भी आपके आगे दो पार्ट्स हैं। यदि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है या फिर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। अब आरबीआई का रेफरेंस रेट क्या होता है? आरबीआई एक रेट देता है, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई का रेफरेंस रेट का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आरबीआई रेफरेंस रेट इस तरह से होता है बेटा। आरबीआई का रेफरेंस रेट कि यदि आप डॉलर लेते हैं तो $1 के लिए आपका जो रेट होगा वो 68.05 होगा, 67.06 होगा। बिड आस्क रेट होता है ये। बिड आस्क रेट क्या होता है? जिस रेट पर जो आरबीआई है वो डॉलर्स को खरीदने के लिए तैयार होगा या फिर डॉलर्स को बेचने के लिए तैयार होगा, दिस इज द रेफरेंस रेट। इस तरह से आपका आरबीआई का रेफरेंस रेट होता है। तो आप क्या करेंगे? आरबीआई का रेफरेंस रेट देखेंगे क्या अवेलेबल है या नहीं है। यदि आरबीआई का रेफरेंस रेट आपको मालूम है तो आप यहाँ पर फॉल करेंगे, इस तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। और यदि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
अब करना कैसे है, करेंगे डिस्कस दोनों को एक एक करके। केस टू में क्या है, जहां पर दोनों साइड्स में ही जो करेंसी का लेन देन हो रहा है वहां पे इंडियन करेंसी कहीं पर भी नहीं है, दोनों फॉरेन करेंसीज की ही अदला बदली की जा रही है, वहां पर आपका केस टू अप्लाई होगा। सो दिस इज ऑप्शन वन। अब जो बैंक है वो ऑप्शन वन भी चूज कर सकता है और ऑप्शन टू भी चूज कर सकता है। दूसरा विकल्प कौन सा है? दूसरा विकल्प इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि जो करेंसी आप एक्सचेंज कर रहे हैं उस करेंसी का अमाउंट कितना है। ठीक है जी, कितने अमाउंट की करेंसी को आप बदल रहे हैं, इस पर आधारित है दूसरा विकल्प आपका। तो अगर बैंक चाहे तो ऑप्शन वन के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है, या फिर अगर बैंक चाहे तो ऑप्शन टू के हिसाब से भी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर सकता है। ऑप्शन टू इस चीज के ऊपर आधारित है कि जितनी करेंसी की अदला बदली हो रही है उसका अमाउंट क्या है, कितनी धनराशि की करेंसी आप एक्सचेंज कर रहे हैं। यदि अमाउंट ऑफ करेंसी 250 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज तक है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? जितनी करेंसी आपने एक्सचेंज करी उसका 1%, जितनी करेंसी आपने एक्सचेंज करी उसका 1%। सेकंड, यदि करेंसी आपने जो एक्सचेंज करी है उसका अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? 1,000 तो लेना ही लेना है, उसमें क्या ऐड करना है? 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज। जितनी करेंसी आपने एक्सचेंज करी है उसका 0.5% भी 1,000 रुपीज में ऐड करना होगा। और यदि जो अमाउंट ऑफ करेंसी आप एक्सचेंज कर रहे हैं वो 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई आप क्या लेंगे? 5,500 तो लेंगे ही, साथ में आप इसमें ऐड करेंगे 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज। जितनी करेंसी आपने एक्सचेंज करी उसका 0.1% करके देखिए, उतना अमाउंट आप यहाँ 5,500 में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी 60,000, मैक्सिमम 60,000 हो सकती है। 60,000 से ज्यादा यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं रहेगी अगर अमाउंट ऑफ करेंसी जो है वो 10 लाख से ज्यादा है। सो ऑप्शन वन क्या है? ऑप्शन वन में आपके पास दो केसेस है, ऑप्शन टू में आपके पास जो विकल्प आता है वो अमाउंट ऑफ करेंसी के ऊपर बेस्ड होता है। अब जी हमारा ये वाला पार्ट जो है दिस इज स्टिल पेंडिंग, केस वन एंड केस टू। यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन की जाएगी आइए देखते हैं। देखिए जी, हियर इट इज। इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, देखिए ये कौन सा है? दिस इज केस वन, ये आपका केस वन है। केस वन का, ऑप्शन वन का केस वन, इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल। जहां पर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल होता है वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप बाइंग रेट लेंगे या फिर सेलिंग रेट लेंगे, डिपेंड्स कि आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। यदि आप करेंसी बाय कर रहे हैं तो बाइंग रेट लेंगे, और यदि आप करेंसी सेल कर रहे हैं तो सेलिंग रेट लेंगे। तो बाइंग रेट या फिर सेलिंग रेट, उसमें से आप माइनस करेंगे आरबीआई का रेफरेंस रेट। देखिए हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमें कंपेयर किसके साथ करना है? हमें आरबीआई के रेफरेंस रेट के साथ कंपेयर करना है। अब मान लीजिए कि जो आरबीआई का रेफरेंस रेट है दैट इज 68, और जो आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं वो 69 पर कर रहे हैं, तो 69 में से आप 68 माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप यूनिट्स ऑफ करेंसी के साथ कि आप कितने डॉलर्स खरीद रहे हैं या कितने डॉलर्स आप बेच रहे हैं। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो आपकी कैलकुलेशन कैसे चलेगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू बाइंग रेट या सेलिंग रेट लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे आप आरबीआई का रेफरेंस रेट, और जो भी आएगा उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स ऑफ करेंसी के साथ। दिस इज योर केस
1। दूसरा, यदि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, देखिए क्या बात करी थी हमने, ऑप्शन 1 में हम केस 1 की बात कर रहे हैं और केस 1 में हम दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं। इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल। अब दूसरी बात करते हैं, इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल। अब यदि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, वहां पर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देखो कि इंडियन रुपीज आपको कितने मिले हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट केस है वहां पे एक साइड की करेंसी जो है वो इंडियन करेंसी है, या तो आप इंडियन करेंसी को बाय कर रहे हैं या फिर आप इंडियन करेंसी को सेल कर रहे हैं। सो यदि आप इंडियन करेंसी को सेल कर रहे हैं तो इंडियन करेंसी कितनी आपने प्रोवाइड करी वो, या फिर कितनी इंडियन करेंसी आपने रिसीव करी वो देखिए और उसका 1% कीजिए। जितने इंडियन रुपीज आए या गए उसका 1%। ठीक है जी, क्योंकि आप इंडियन करेंसी को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इंडियन रुपीज देखिए कितने आ रहे हैं या जा रहे हैं। जितना भी इंडियन रुपीज का अमाउंट होगा उसका 1% कर लीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो हमारा ये वाला पार्ट जो है दिस इज ओवर। ऑप्शन वन केस वन क्या है, जहां पर आप इंडियन करेंसी को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वहां पर आपके पास दो केसेस हैं। यदि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो आप क्या करते हैं, बाइंग या सेलिंग रेट लेते हैं, उसमें से आप माइनस करते हैं आरबीआई का रेफरेंस रेट और उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स के साथ, यूनिट्स ऑफ करेंसी के साथ। ठीक है जी। और जहां पर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होता वहां पर आप क्या देखते हैं कि इंडियन रुपीज कितने आए या गए उसका 1% कर लीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब केस 2 की बात करते हैं, जहां पर दोनों करेंसीज जो हैं वो फॉरेन करेंसीज हैं, इंडियन करेंसी नहीं है। जहां पर इंडियन करेंसी नहीं है वहां पर आप क्या करेंगे? आप क्या करो बेटा, दोनों करेंसीज को रुपीज में कन्वर्ट कर लो। दोनों करेंसीज को, कौन सी दो करेंसीज मैम? ये देखिए, मान लीजिए कि आप डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करो कि डॉलर्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो और जो पाउंड्स हैं उसको भी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो। ठीक है जी, ये तो पहला स्टेप हो गया। दोनों करेंसीज को रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आरबीआई का रेफरेंस रेट लगाकर। आरबीआई का रेफरेंस रेट लगाकर, आरबीआई का रेफरेंस रेट क्या है वो आपके साथ में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आरबीआई का रेफरेंस रेट लगाकर आप दोनों करेंसीज को कन्वर्ट कर लीजिए। दोनों में से जो अमाउंट कम आएगा उसका 1% कर लीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट किया तो 1 लाख आया। उसके बाद आप पाउंड को रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आपने पाउंड्स को रुपीज में कन्वर्ट किया तो 1,05,000 आया। अब दोनों में से जो लेसर अमाउंट है, दोनों में से लेसर कौन सा है? 1 लाख। तो 1 लाख का आप 1% कीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो दिस इज योर रूल 32(2). दोबारा से रिवाइज करते हैं, थोड़े से इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा हैं आपके पास, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। सो विल रिवाइज इट अगेन। 32(2) जहां पर करेंसी की अदला बदली की जाती है वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है जो पहला विकल्प है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, केस 1 एंड केस 2। जहां पर केस 1 अप्लाई होता है वहां पर जो इंडियन करेंसी है आप उसकी अदला बदली करते हैं और केस 2 में दोनों फॉरेन करेंसीज की अदला बदली की जाती है। सो जहां पर इंडियन करेंसी के साथ आप अदला बदली कर रहे हैं वहां पे फिर से आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या आप देखिए कि क्या आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है या नहीं। यदि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो आप क्या करते हैं, बाइंग या सेलिंग रेट लेते हैं माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट इनटू यूनिट्स ऑफ करेंसी। और जहां पर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होता वहां पर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप इंडियन रुपीज देखिए कि कितने आए या गए उसका 1% कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर केस 2, और केस 2 क्या है, जहां पर कोई भी करेंसी जो है वो इंडियन करेंसी नहीं है, आप फॉरेन करेंसीज का लेन देन कर रहे हैं। अब जहां पर फॉरेन करेंसीज का लेन देन हो रहा है
वहां पर आप दोनों करेंसीज को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कीजिए, और जब आप दोनों करेंसीज को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कि दोनों में से कम अमाउंट कौन सा है, विच एवर इज लेस। जो भी लेस होगा उसका 1% कर लीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और उसके बाद आपका आता है ऑप्शन 2, और ऑप्शन 2 में आप क्या करते हैं, ऑप्शन 2 इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड, कितनी करेंसी की अदला बदली हुई है। यदि जो करेंसी बदली जा रही है वो 250 रुपीज से 1 लाख रुपीज के बीच में है, तो आप 1% करेंगे, 1% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। यदि 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट है लेकिन 10 लाख तक है, तो आप 1000 में क्या ऐड करेंगे, जितनी करेंसी आपने एक्सचेंज करी उसका 0.5%। और यदि जो आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं वो 10 लाख से ज्यादा की है, तो 5500 प्लस 0.1% ऑफ व्हाट, 0.1% करेंगे उसका, जितनी करेंसी आप एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी 60,000, 60,000 से ज्यादा वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती। सो दिस इज योर 32.2। हमारा रूल 32 चल रहा है, और रूल 32 का फर्स्ट पार्ट इज ओवर। 32.2, आइए अब देखते हैं रूल 32.3। 32.3 क्या है, एयर ट्रैवल एजेंट की सेवाएं। आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना है, या फिर आपको दिल्ली से यूएस जाना है। जब आप दिल्ली से बेंगलोर जाएंगे, दैट इज द केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग्स। आप यहाँ पर डोमेस्टिक बुकिंग कराएंगे, घरेलू बुकिंग कराएंगे, क्योंकि आप इंडिया में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इंडिया से यूएस जाने की, दैट इज द केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग्स, आप विदेशी बुकिंग करवाएंगे। सो डोमेस्टिक बुकिंग्स और इंटरनेशनल बुकिंग्स ये करवाने के लिए, आप बुकिंग्स कराने के लिए आपने एक एजेंट पकड़ा है, एक एयर ट्रैवल एजेंट पकड़ा है जिसका काम ही है फ्लाइट्स की बुकिंग करवाना। तो जब एयर ट्रैवल एजेंट आपको फ्लाइट की बुकिंग करके देता है, वो आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है। अब जो सेवाएं वो प्रदान कर रहा है, उसके लिए उसको जीएसटी कलेक्ट करना होगा आपसे। अब जीएसटी कलेक्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई तो पता होना चाहिए। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई की ही हमने यहाँ पर बात करनी है कि जब एयर ट्रैवल एजेंट आपके बिहाफ पर बुकिंग करता है, तो उसकी सेवाओं के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि क्या आप एयर ट्रैवल एजेंट से डोमेस्टिक बुकिंग करवा रहे हैं या फिर इंटरनेशनल बुकिंग करवा रहे हैं। यदि आप डोमेस्टिक बुकिंग करवा रहे हैं, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, 5% ऑफ द बेसिक फेयर। फेयर क्या होता है, किराया। जितना किराया है उसका 5% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई एयर ट्रैवल एजेंट के लिए। और यदि इंटरनेशनल बुकिंग हो रही है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, 10% ऑफ द बेसिक फेयर। जितना भी मूल किराया होगा उसका 10%। मैम ये बेसिक फेयर क्या होता है, बेसिक फेयर इज मूल किराया। देखिए, जब आपकी टिकट बुक होती है, तो आपकी टिकट में ना सिर्फ बेसिक फेयर होता है, उसके साथ और भी कई तरह के चार्जेस ऐड किए जाते हैं। जब आप कोई भी फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं, तो उसमें ना सिर्फ किराया होता है, किराए के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि टैक्सेस, फीस एटसेट्रा। सो क्या आपको उन टैक्सेस और फीस को भी लेना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में? नहीं जी, आपको सिर्फ बेसिक फेयर देखना है। बेसिक फेयर का 5% जो होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग्स। और इंटरनेशनल बुकिंग्स के केस में आप बेसिक फेयर का 10% लेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, मुझे इंडिगो की टिकट चाहिए और मुझे जाना है न्यू दिल्ली से बैंगलोर। मुझे जाना है न्यू दिल्ली से बैंगलोर। अब इंडिगो की जो टिकट है उसका बेसिक फेयर मान लीजिए न्यू दिल्ली से बैंगलोर तक का 3000 रुपीज का है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक बुकिंग है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, 5% ऑफ 3000। 3000 का 5%, 150 रुपीज। इसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा मुझे।
देखिए वैल्यू का क्या महत्व है, क्यों हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर ही तो जीएसटी लगता है। ये तो 150 रुपीज वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा। आ रही है बात समझ में? सो एयर ट्रेवल एजेंट के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, ये निर्भर करेगा इस बात पर कि आप डोमेस्टिक बुकिंग करवा रहे हैं, इंटरनेशनल बुकिंग करवा रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ रूल 32(3). अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रूल 32(4). रूल 32(4) is related to the value of supply in relation to life insurance business. अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्या है? आप जीवन बीमा कराते हैं, जीवन बीमा कराने की जो सेवाएं हैं उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, ये देखना है हमें। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से संबंधित सेवाओं में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 32(4)A, 32(4)B एंड 32(4)C। 32(4)A क्या है? जहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपका जो प्रीमियम है, आप ये देखिए, दिस इज योर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये आप हैं, ये LIC आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है। सो दिस इज द सर्विस प्रोवाइडर और आप हैं सर्विस रिसिपिएंट। आपको LIC से एश्योरेंस मिल रही है कि इन केस अगर आपकी किसी वजह से, मान लीजिए जो रिसिपिएंट है उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो डेथ पर LIC वाले रिसिपिएंट को और या फिर रिसिपिएंट के घर वालों को पैसा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, इसके बदले में जो रिसिपिएंट है उससे प्रीमियम चार्ज किया जाता है। देखिए कुछ भी मुफ्त में तो आता नहीं, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच, कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता है। सो अगर LIC वाले आपको एश्योरेंस दे रहे हैं तो आपसे वो बदले में क्या चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। आजकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ LIC मिलती है, जो जीवन बीमा होता है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ मिलता है। आपका पैसा जो है वो निवेश कर दिया जाता है, और आपका पैसा निवेश कौन करता है, LIC वाले आपका पैसा कहीं ना कहीं निवेश कर देते हैं। सो द फर्स्ट केस इज जहां पर निवेश से संबंधित जानकारी आपके पास उपलब्ध है कि LIC वाले आपका पैसा कहां पर निवेश करेंगे, इस बारे में आपके पास जानकारी उपलब्ध है। एग्जाम्पल, LIC ने आपसे प्रीमियम चार्ज किया 20,000 का प्रीमियम आपसे लिया, और इस 20,000 में से आपका 8,000 रुपए जो है वो निवेश कर दिए जाएंगे, वो कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे, और बाकी का पैसा रिस्क के लिए यूज होगा, रिस्क कवर के लिए 12,000। तो क्योंकि आपके पास निवेश से संबंधित जानकारी उपलब्ध है, ऐसे में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? आप देखेंगे कि कितना प्रीमियम चार्ज किया गया है, कितना प्रीमियम चार्ज किया है, 20,000। जितना प्रीमियम चार्ज किया है उसमें से माइनस कर दीजिए जितना अमाउंट एलोकेट किया गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया है, इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए कितना अमाउंट रखा गया है, 8,000। सो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, प्रीमियम चार्ज माइनस जितना निवेश के लिए इकट्ठा किया, अलग रखा गया। सो 20,000 माइनस 8,000, 20,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए, जो 12,000 है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये तो हो गया आपका 32(4)A। 32(4)B क्या कहता है, सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी। सिंगल प्रीमियम, अब मैम ये क्या होता है सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी? इसमें ये होता है बेटा, आप एक बार प्रीमियम पे कर दीजिए, आपने एक बार के लिए सिर्फ एक बार प्रीमियम पे करना है, हर साल नहीं पे करना। एक ही बार आपने 1 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए, और 5 साल के बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद, जो भी पॉलिसी है उस हिसाब से, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 5 साल बाद,
5 साल के बाद LIC से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे प्रति वर्ष, हर वर्ष आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, 5,000 5,000 5,000 5,000 मिलना शुरू हो जाएंगे आपको पैसे। ये जो 5,000 5,000 आपको मिल रहे हैं ना हर वर्ष, प्रति वर्ष, उसे आप एन्युइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्युइटी। तो सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी क्या है? जहां पर आपको प्रीमियम एक ही बार पे करना है और एक ही बार प्रीमियम पे करने के बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा। इसे कहते हैं एन्युइटी पॉलिसी। सो जहां पर सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी है, वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी जितना सिंगल प्रीमियम चार्ज किया गया उसका 10%। ठीक है जी। अगर हम अपना एग्जाम्पल लें अगर, तो यहाँ पर सिंगल प्रीमियम कितना चार्ज किया गया है? 1,00,000। तो 1,00,000 का 10%, 1,00,000 का 10% कितना हुआ? 10,000। 10,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई तो आप GST कैलकुलेट कर लीजिए। समझ रहे हैं बात? देन इज रूल 32(4)C, ये वाला पार्ट। इन अदर केसेस, यदि आप यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पर नहीं आते, आप किसी अन्य केस में आते हैं, वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? यदि फर्स्ट ईयर है प्रीमियम पे करने का, आपने पॉलिसी ली है, अभी पहला साल है पॉलिसी लिए हुए, पहले साल में फर्स्ट ईयर में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? जितना प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे लिया उसका 25%, उसका 25% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जो आने वाले साल होंगे, सब्सिक्वेंट ईयर्स, आगामी वर्ष, आने वाले सालों के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई को क्या माना जाएगा? 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज। जितना प्रीमियम आपसे लिया जाएगा उसका 12.5% जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि पहला साल है, आपने पॉलिसी ली है और 10,000 प्रीमियम आपसे कंपनी ले रही है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 10,000 का 25%। सो 2,500 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन आने वाले वर्षों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? मान लीजिए प्रीमियम वही है 10,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 का अब 25% नहीं होगा, 12.5% होगा। दैट मीन्स इसका आधा रह जाएगा। सो 1,250 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब GST किसके ऊपर पे होगा? इसके ऊपर। फर्स्ट ईयर में GST इसके ऊपर पे होगा और सेकेंड ईयर में GST इसके ऊपर पे होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो 32(4) किसके साथ रिलेटेड है? वहां पर रिलेटेड है जहां पर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे GST लेना है आपसे। अब GST लेने के लिए उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए। अब जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेगी? 32(4) लगाकर। और 32(4) जो है वो आगे फिर से डिवाइडेड है 3 हिस्सों में। यदि निवेश से संबंधित जानकारी उपलब्ध है तो 32(4)A एप्लीकेबल होगा। और 32(4)A क्या कहता है? प्रीमियम देखिए कितना है और प्रीमियम में से माइनस कर दीजिए निवेश का पैसा, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। 32(4)B क्या कहता है? ये सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेते हैं? जितना प्रीमियम आपसे चार्ज किया गया उसका 10%। एंड 32(4)C बाकी अन्य केसेस में एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलती है? जितना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं उसका 25% पहले साल के लिए और आने वाले सालों के लिए जितना प्रीमियम चार्ज हो रहा है उसका 12.5%। नेक्स्ट इज योर रूल 32(5). अभी हमारा 32 रूल 32 ही चल रहा है। रूल 32(5) वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अब सेकंड हैंड गुड्स के केस में इस्तेमाल की गई गुड्स हैं, आपने इस्तेमाल की हुई गुड्स हैं और आप उसमें डील कर रहे हैं।
देखिए किस तरह से, कैसे आप सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर हैं, सेकेंड हैंड गुड्स डीलर हैं आप। वो क्या होता है मैम, आप पुराने गुड्स को खरीदते हैं और खरीद कर उसमें हल्का फुल्का सा चेंज करते हैं और फिर उनको बेच देते हैं। दिस इज सेकेंड हैंड गुड्स डीलर। आप सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर हैं, इस्तेमाल की गई की हुई गुड्स के डीलर हैं। आप उनको खरीदते हैं फिर बेच देते हैं। ऐसे में आपको कहीं ना कुछ प्रॉफिट होता होगा, आप एक तरह से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या माना जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। कैसे मैम, नहीं समझ में आया? आप सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर हैं और आपके पास एक पुराना एसी आता है। आप उस एसी को परचेज करते हैं 30,000 में। एक पुराना सेकेंड हैंड एसी आता है 30,000 में, उसको आप परचेज कर लेते हैं। तो आपका परचेज प्राइस क्या है, 30,000। और उसको आप सेल कर देते हैं 35,000 में। उसको आपको कोई खरीदार नहीं मिला 1 साल तक। 1 साल के बाद आपने उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करे और आपने उसको सेल कर दिया 35,000 में। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, जितने में आपने सेल किया माइनस जितने में आपने बाई किया था। 35,000 में आपने सेल कर दिया माइनस 30,000 में आपने एसी को बाई किया था। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, 5,000। सो जीएसटी किसके ऊपर पे करना है, 5,000 के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। दिस इज रूल 32(5). अब 32(6) क्या है, वैल्यू ऑफ अ टोकन, वाउचर, कूपन एटसेट्रा। क्या होता है ये, इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। टाइम ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में हम लोग टोकन और वाउचर का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो जहां पर आपको कोई फ्री टोकन, वाउचर या कूपन मिलता है और आप उसको रिडीम कर लेते हैं। रिडीम करना मतलब कूपन देके उसके बदले में आपने कोई गुड्स ले लिए या फिर कोई सर्विसेज ले ली। ऐसे में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? वो कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जितने गुड्स या सर्विसेज आपने बाय करे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू देखिए कितनी है। आपने उस कूपन को देकर 1,000 का सामान खरीदा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, 1,000। आपने उस कूपन के बदले में 2,000 की टी शर्ट ले ली है तो 2,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उस कूपन को देकर आपने कितने अमाउंट की गुड्स या फिर सर्विसेज ली हैं वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा इन केस ऑफ रूल 32(6). एग्जाम्पल देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे कि डोमिनोज पिज्जा का है। डोमिनोज पिज्जा ने आपको वाउचर दिया है। वाउचर क्या है, 50% ऑफ ऑन एनी पिज्जा। कि आपको वाउचर मिला है कि आप कोई भी पिज्जा परचेज कर लीजिए, आपको 50% ऑफ मिलेगा। मैंने ऑर्डर किया वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा पिज्जा। मैंने ये वाला पिज्जा ऑर्डर किया है और इसकी कॉस्ट है 700 रुपीज। अब मैंने कूपन को रिडीम किया, जो वाउचर मुझे मिला हुआ था मैंने उसको रिडीम किया, मैंने उसको इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करके मुझे डिस्काउंट मिल गया 350 रुपीज का। तो मुझे पे कितने करने पड़े, 350 का तो डिस्काउंट मिल गया और मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ी, सिर्फ 350 की पेमेंट मुझे करनी पड़ी। सो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई है 350 रुपीज। क्या है वैल्यू ऑफ सप्लाई, 350 रुपीज। 700 क्यों नहीं, क्योंकि भाई डिस्काउंट तो आपको उतने का ही मिला है ना। कूपन की मॉनेटरी वैल्यू क्या निकली, कूपन की जो मॉनेटरी वैल्यू है दैट इज 350 रुपीज। आपने कूपन को इस्तेमाल करके आपको फायदा कितने का हुआ है, 350 रुपीज का फायदा हुआ है। सो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, 350 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस तरह से आपका रूल 32(6) चलेगा। सो इसके साथ ही हमारा 32 रूल 32 इज कंप्लीट। क्या है रूल 32? रूल 32 वैल्यू इन केस ऑफ सर्टेन सप्लाईज। इसके 6 पार्ट्स हैं जहां पर करेंसी की अदला बदली की जाती है। एयर ट्रेवल एजेंट की सेवाओं के केस में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस,
के केस में, सेकेंड हैंड गुड्स के केस में, वाउचर या कूपन के केस में, और लास्ट आपका है नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट उसके केस में। सो ये आपके 6 पार्ट्स हैं रूल 32 के। विद दिस आवर रूल 32 इज ओवर। अब हमें डिस्कस करना है रूल 33। Here is your rule 33. क्या है रूल 33? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के केस में ये देखिए, पहले मैं आपको प्योर एजेंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। ये प्योर एजेंट है और ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के डायरेक्शंस पे इसे काम करना है। जो प्योर एजेंट है ये सेवाएं प्रदान कर रहा है प्रिंसिपल को। सो प्योर एजेंट क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि ये सेवाएं प्रदान कर रहा है। और क्योंकि प्रिंसिपल को सेवाएं प्रदान कर रहा है, सो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज द सर्विस रिसिपिएंट। जो सेवाएं प्योर एजेंट प्रिंसिपल को प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगाना है। हाँ जी, लगाना है। लेकिन जीएसटी लगाना है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो पता होनी चाहिए ना। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? अब ये जो प्रिंसिपल है ये बदले में प्योर एजेंट को कुछ ना कुछ फीस भी तो देगा। ये जो प्रिंसिपल है ये प्योर एजेंट की सेवाएं ले रहा है तो इसे कुछ ना कुछ फीस भी तो मिलेगी। अब क्या उस फीस में बाकी के खर्चे ऐड होंगे? मैम कौन से बाकी के खर्चे? कभी कभी क्या होता है कि जो खर्चे प्रिंसिपल ने करने होते हैं वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर प्योर एजेंट कर देता है। प्योर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर कुछ खर्चे करता है। क्या उन खर्चों पर भी जीएसटी लगेगा? क्या वो खर्चे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएंगे? नहीं जी। सो यहाँ पर रूल 33 क्या कहता है कि जहां पर प्योर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर कुछ खर्चे इनकर करता है वो खर्चे वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लिए जाएंगे। वो खर्चे वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लिए जाएंगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैम समझ में नहीं आया कि क्या है? आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए। फर्म ए है जो कि प्योर एजेंट है और ये है कंपनी बी। जो फर्म ए है वो कंपनी बी को कुछ कानूनी सेवाओं कुछ कानूनी सेवाएं संभालने की जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर रही है कि कंपनी बी की जो भी लीगल सर्विसेज होंगी वो सारी कौन देखेगा? फर्म ए देखेगी। सो फर्म ए क्या है? प्योर एजेंट। और कंपनी बी क्या है? कंपनी बी इज द प्रिंसिपल। अब यदि फर्म ए कंपनी बी को सेवाएं दे रही है तो बदले में कंपनी बी कुछ ना कुछ फीस भी प्रोवाइड करेगी फर्म ए को, कोई ना कोई फीस भी देगी। हाँ जी। मान लीजिए कि फर्म ए की सर्विसेज के बदले में जो फीस दी जा रही है वो है 1 लाख रुपीज पर एनम। साल की फीस कितनी है? 1 लाख रुपए। लेकिन जब कंपनी बी के काम करने शुरू करे फर्म ए ने, तो क्या हुआ कि जो खर्चे कंपनी बी के थे वो ए ने अपनी पॉकेट से दे दिए। इसका एक पहले दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम फॉर्मल इनफॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को मार्केट भेजा कुछ स्टेशनरी बाय करने के लिए। अपने फ्रेंड को आपने मार्केट भेजा स्टेशनरी बाय करने के लिए और आपने उसे बोला कि मेरे लिए 10 जेल पेन्स ले आइयो, 10-10 रुपए वाले 10 जेल पेन्स ले आइयो। तो कितना खर्चा आएगा? 100 रुपए का खर्चा आएगा। आपके फ्रेंड ने आपके लिए 100 रुपए के पेन बाय कर लिए और लाकर आपको दे दिए। बताइए ये खर्चा किसका है? ये खर्चा आपका है। आपका खर्चा पे किसने किया है? आपके दोस्त ने पे किया है। क्या वो खर्चा उसका हो गया? नहीं जी। आपने 100 रुपए निकाल के उसको रीइंबर्स कर दिए। रीइंबर्स का मतलब क्या होता है? आपने उसकी प्रतिपूर्ति कर दी। जो पैसे जो खर्चा आपका था वो आपने उसकी भरपाई कर दी, उसको 100 रुपए पकड़ाकर।
ठीक है जी, ये एक आपको मैंने इनफॉर्मल सा एग्जांपल दिया है। अब इसको हम यहाँ पर रिलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, कंपनी बी ने कुछ खर्चे करने थे और कंपनी बी के खर्चों को किसने पूरा कर दिया? फर्म ए ने पूरा कर दिया। फर्म ए ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं पे कर देता हूँ। कंपनी बी के बिहाफ पर फर्म ए ने क्या क्या खर्चे करे? कंपनी बी की रजिस्ट्रेशन फीस थी 10,000 रुपए, और बाकी कुछ खर्चे थे। क्या खर्चे थे? 15,000। ये खर्चे किसके हैं? खर्चे हैं बी के, लेकिन इनको पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है ए। पे कौन कर रहा है? ए पे कर रहा है। क्या इन खर्चों की प्रतिपूर्ति ए को बी से मिल जाएगी? हाँ जी, मिल जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई ये होगा 1 लाख? देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख प्लस 25,000। क्या मैं सही कर रही हूँ? नहीं जी, ये 25,000 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये सेवाओं के लिए नहीं लिया गया, ये तो खर्चे हैं। और किसके खर्चे हैं? ये बी के खर्चे हैं। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1 लाख एंड नॉट 1,25,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,25,000 नहीं माना जाएगा, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ 1 लाख के ऊपर लगेगा, इन खर्चों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि भाई ये सेवाओं के लिए थोड़ी ना लिए गए हैं, ये तो बी के खर्चे थे जो कि आपने पे करे हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1 लाख। अब रूल 34 क्या है? रूल 34 है, कभी कभी जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि आपको जो पैसे का लेन देन होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी में। अब जहां जहां पर पैसों का लेन देन, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉरेन करेंसी में है, तो आप उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पर? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो तो फॉरेन करेंसी में है, आप जीएसटी कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई को, जो कि फॉरेन करेंसी में है, आपको उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई को। और कैसे कन्वर्ट करेंगे आप कन्वर्ट करने के लिए आरबीआई का रेफरेंस रेट यूज करेंगे, वही जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं। जो रेट आरबीआई निर्धारित करेगा, उस रेट पर आप फॉरेन वैल्यू ऑफ सप्लाई को आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ठीक है जी, क्योंकि आपको जीएसटी इंडियन रुपीस में पे करना है, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई भी इंडियन रुपीस में चाहिए। और इंडियन रुपीस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप आरबीआई का रेफरेंस रेट यूज करके फॉरेन वैल्यू ऑफ सप्लाई को इंडियन वैल्यू ऑफ सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। एंड द लास्ट रूल इज रूल 35। रूल 35 क्या है? कभी कभी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जिसमें कि टैक्सेस सम्मिलित होते हैं। देखिए जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कभी भी टैक्सेस सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर टैक्स पे होता है। लेकिन कभी कभी वैल्यू ऑफ सप्लाई में टैक्सेस सम्मिलित होते हैं, आपको उसमें से टैक्स का भाग अलग करना है। टैक्स का भाग अलग करना है, कैसे अलग करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है। आप उसमें से टैक्स का भाग अलग कैसे करेंगे? आप वैल्यू ऑफ सप्लाई लेंगे जो सम्मिलित वाली है, टैक्स सहित, वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स सहित, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। समझ में नहीं आया मैम? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई जो कि टैक्स सहित, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, टैक्स मिला हुआ है, इसमें 1 लाख है, इसमें टैक्स का अमाउंट भी है। आपको इसमें से टैक्स का भाग अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको टैक्स का रेट चाहिए होगा। आपके पास टैक्स रेट गिवन है 5%। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप टैक्स का अमाउंट? वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स सहित, टैक्स सहित वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? 5। डिवाइड करेंगे इसे 100 प्लस टैक्स रेट, 100 प्लस
टैक्स रेट क्या है 5. सो दिस विल बी योर टैक्स का अमाउंट. अब क्योंकि आपके पास टैक्स का अमाउंट आ गया, तो क्या आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी टैक्स रहित, बिना टैक्स के? क्या आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी? हाँ जी. टैक्स सहित वैल्यू क्या है? 1 लाख. इसमें से आप टैक्स का अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी जो कि टैक्स रहित होगी. सो इस तरह से आपके रूल्स चलेंगे. विद this our this chapter, which is value of taxable supply, is over. ये पार्ट हमारा अब खत्म हो गया है, ये चैप्टर ही खत्म हो गया है हमारा, जिसमें हमने पूरी की पूरी डिस्कशन करी अबाउट सेक्शन 15. सेक्शन 15 के बारे में हमने चर्चा करी, और सेक्शन 15 में हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2) एंड सेक्शन 15(3), जिसमें हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करी. उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं हो पाती है, वहां पर आपको रूल्स अप्लाई करने होते हैं. और ये बात कहाँ पर कही गई है? ये बात कही गई है सेक्शन 15(4) में. जब आप रूल्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास 9 रूल्स हैं. कौन कौन से रूल्स हैं ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. कौन कौन से रूल्स हैं? रूल 27 से लेकर रूल 35 तक. रूल 27 से लेकर रूल 35 तक आपके पास रूल्स हैं. क्या क्या रूल्स हैं ये आपके पास लिस्ट है. और आज हमने जो डिस्कशन दी है वो दी है लास्ट के 4 रूल्स को, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी रूल 32 की. एंड व्हाट इज रूल 32? वैल्यू इन केस ऑफ सर्टेन सप्लाईज, जिसके आपके 6 पार्ट्स हैं. आपने करेंसी एक्सचेंज की बात करी कि जहां पर आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है, वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं. अगर आप सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज का अमाउंट देखना होगा. और यदि आप ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है या नहीं. उसके बाद आपका रूल 32(3) आता है एयर ट्रैवल एजेंट के केस में, जहां पर आप देखते हैं कि आप डोमेस्टिक बुकिंग करवा रहे हैं या फिर इंटरनेशनल बुकिंग. डोमेस्टिक बुकिंग के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहती है? 5% ऑफ द बेसिक फेयर. एंड इंटरनेशनल बुकिंग्स के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 10% ऑफ द बेसिक फेयर. 32(4) लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के साथ रिलेटेड है, जिसके आगे 3 पार्ट्स हैं. अगर आपके पास निवेश की जानकारी उपलब्ध है तो आप प्रीमियम में से निवेश का अमाउंट माइनस कर दीजिए, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी. जहां पर आप सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं, वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? सिंगल प्रीमियम का 10%. और जहां पर दूसरे केसेस हैं, अन्य केसेस, वहां पर आप फर्स्ट ईयर में तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे 25% ऑफ द प्रीमियम, और आगामी वर्षों के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 12.5% ऑफ द प्रीमियम. उसके बाद आपका आता है रूल 32(5), जो कि सेकेंड हैंड गुड्स के साथ रिलेटेड है. और यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस. टोकन, वाउचर या कूपन के केस में आप देखेंगे कि आपने कितने अमाउंट के गुड्स या सर्विसेज बाय करे हैं, उसकी मॉनिटरी वैल्यू ले लीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. रूल 33 इज रिलेटेड टू द प्योर एजेंट. जहां पर प्योर एजेंट की सर्विसेज ले रहे हैं आप, वहां पर आप वो एक्सपेंसेस नहीं लेंगे जो एक्सपेंसेस आपने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर किए हैं. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल किया है फर्म ए और कंपनी बी का. एंड देन रूल 34, जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉरेन करेंसी में है, आपको उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा. वहां पर रेट आप कौन सा लेंगे? जो कि आरबीआई निर्धारित करेगा. एंड रूल 35 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, जहां पर टैक्सेस सम्मिलित होते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, वहां पर आप टैक्स का अमाउंट किस तरह से अलग करेंगे, उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. विद दिस हमारा जो ये वाला चैप्टर है दैट इज ओवर. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, this is over. Keep revising. That's all for today. Thank you.